फिजिक्स 9th का ये पहला चैप्टर का पार्ट 19 है। तो इससे पहले जो तू लोग पढ़े हो दाब या प्रेशर के बारे में पढ़े हो। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट पास्कल, ये भी बतला दिए हैं। अब एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? तो इससे पहले ये समझो, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर, जैसे पृथ्वी को जाड़े के टाइम में हम लोग चादर लपेट लेते हैं ना जी, अपने आप को चादर से ढक लेते हैं ठंडा से बचने के लिए। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर 80,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। ये यूएनओ का रिपोर्ट है, समझ गया? मान लो ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल है। ये हो गया अर्थ, इसके चारों ओर वायु का बहुत मोटा परत है। तो तू लोग ये बतलाओ, ये पृथ्वी को दाब रही है वायु। तुम लोग को उदाहरण दिए थे ना, ये कोई मेज है, मेज पर ये किताब ए है, इसके ऊपर किताब बी है, इसके ऊपर किताब सी है। मेज पर ए बी सी 3 किताब मेज पर प्रेशर लगा रही है, यानी दाब रही है। तो छोटा सा ही पोर्शन लो, मान लो यहाँ पर इंडिया आता है, तो इसके ऊपर कितना वायु का प्रेशर है? बहुत ज़्यादा वायु है। तो वायुमंडल में उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। और ये जो प्रेशर पृथ्वी पर क्रिएट करता है, पैदा करता है, तो विभिन्न गैसों का मिश्रण हमारा वायु है। तो इसी वायु के प्रेशर, यानी विभिन्न गैसों के प्रेशर को मापने का एक ये यूनिट है, एटमॉस्फेयर। समझ गया? इसको जैसे न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है ना, मीटर। लेंथ का ऐसा मात्रक है, यूनिट है। उसी तरह एटमॉस्फेयर गैसों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कितना प्रेशर कोई भी गैस क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। तो वायुमंडल तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो पृथ्वी पर अलग अलग ऊंचाई बढ़ने से दाब बढ़ता है कि घटता है? ये सोचो तो, ब्रेन में लो तो। घटेगा। कैसे घटेगा? तो फिर वही किताब वाली उदाहरण को समझो। ये मेज है, इस पर किताब रखी हुई है। मान लो पहली किताब ए, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी। तो ऊंचाई बढ़ने पर, यानी ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे सी पर मात्र डी का प्रेशर है, सबसे ऊंचाई ये डी सबसे ऊंचे जगह पर है ना जी, ये तो इस पर वायु का प्रेशर है। लेकिन सी पर डी का प्रेशर है। डी पर किसी किताब का प्रेशर नहीं है, सबसे ऊंचा जगह पर डी है। सी पर इस डी का ओनली प्रेशर है। बी पर सी और डी दोनों का प्रेशर है, है ना। सबसे नीचे में ए है, तो ए पर देखो बी सी डी 3 किताब का प्रेशर है। और इस मेज पर ए बी सी डी 4 किताब का प्रेशर है। तो ऊंचाई बढ़ने पर अगर हम लोग पृथ्वी की संरचना, जैसे मान लो पृथ्वी पर सबसे नीचे में क्या है? जल है ना। ये मान लो मैदानी एरिया है, इसके ऊपर पठार है और सबसे ऊपर पहाड़ है। तो हम लोग मैदानी एरिया यहाँ पर रहते हैं, इसके ऊपर ये पठारी भाग है, पथरीला ज़मीन,
और सबसे ऊपर ये पहाड़ी भाग है। तो ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ेगा, हम लोग मान लो कोई यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो तो इतना वायुमंडल को छांट दो, माइनस कर दो इसको। यहाँ पर जो खराब व्यक्ति होगा उस पर प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम हो। कोई यहाँ पर खड़ा है तो इतने वायुमंडल के अलावा और भी तो है, इतने वायु का प्रभाव रहेगा, इस भाग का प्रभाव रहेगा, समतल भाग पर इतने वायु का प्रभाव है। इसके बाद ज्यों ही पठार पर जाओगे तो ऊंचाई बढ़ गया तो कम प्रभाव होगा, पहाड़ पर जाओगे तो इतना वायुमंडल जो है इतना हट गया, ऊपर वाला का प्रभाव है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु का दाब घटता है। तो कहाँ पर वायुमंडल का कितना प्रेशर है, दबाव है, ये तो बदलता रहता है। और वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? तो एटमॉस्फेयर गैसों के प्रेशर को कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है और इसको हम लोग काउंट करते हैं, इसकी माप होती है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की परिभाषा क्या हो गई? गैसीय दबाव को हम लोग एटमॉस्फेयर में मापते हैं। फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं। उसी तरह गैसीय दबाव को एटमॉस्फेयर में मापते हैं। इसको संक्षेप में लिखा जाता है एटीएम। 3 ठो अक्षर ले लो, जैसे मीटर को एम से व्यक्त करते हैं ना, उसी तरह एटीएम एटमॉस्फेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखो, लिखते हैं। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? गैसीय दाब को मापने का एक मात्रक यानी यूनिट है एटमॉस्फेयर। जैसे कहा जाएगा किलोमीटर किसको कहते हैं? तो दूरी मापने का एक यूनिट है ना। मील क्या है? तो दूरी नापने का एक यूनिट है। तो उसी तरह एटमॉस्फेयर क्या है? गैसीय दाब को मापने का एक यूनिट है एटमॉस्फेयर। तब सवाल पैदा होता है, जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1000 मीटर होता है। फुट में भी बदल सकते हो किलोमीटर को, इंच में भी बदल सकते हो। तो एटमॉस्फेयर का संकेत एटीएम, वेरी सिंपल है, याद रह जाएगा। पैसा निकालने के लिए एटीएम का प्रयोग होता है ना। तो एटमॉस्फेयर को हम लोग एटीएम से मतलब लिखेंगे, संकेत के रूप में एटीएम लिखेंगे। 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल होता है? पीए पास्कल का संकेत होता है। तो पास्कल के बारे में बतला ही दिए हैं। तो 1 एटीएम बराबर याद रखना 1.01। तो ऐसे भुला जाओगे ना, तो ऐसे याद रखना 101, 1 के बाद दशमलव दे देना। 10 का पावर 5 कितना होता है? 1 लाख होता है। 10 का पावर 5 तो 1 एटी। अब इसको गुना करोगे तो 1 लाख से अधिक नहीं होगा। 10 का पावर 3 हो जाएगा। 1 से 1 इंटू 10 का पावर 3 मतलब सुविधा होती है रटने के लिए, समझ गया। 1 एटीएम बराबर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। इसको समझ गया। पास्कल किसी सरफेस पे लगेगा, वर्ग मीटर सरफेस। जैसे गैसीय दबाव को मापने के लिए ना एटमॉस्फेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर कितना एटीएम काम कर रहा है, यानी कहीं पर फोर्स लग रहा है तो कितना न्यूटन लग रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो कहीं पर वायुमंडल का प्रेशर है तो कितना एटीएम है। वायुमंडल में गैस का प्रेशर यानी विभिन्न गैसों का प्रेशर कितना है, अलग अलग जगह पे। हाँ, अलग अलग जगह पर ये वैरी करता है। तो इसके बारे में कुछ पूछना नहीं ना है, समझ गया ना इसको। अब वायुमंडलीय दबाव
नाम से ही स्पष्ट है, वायुमंडलीय दबाव, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है तो यह पृथ्वी पर तो प्रेशर पैदा करता ही है। किसी सतह पर, जैसे तालाब में पानी रहता है न जी, तो पानी के भीतर में रहने वाला जीव, एक चीज़ तुम लोगों को मालूम है, जैसे मान लो ये कोई तालाब है, तो इसमें इस तालाब में मछली रहती है, विभिन्न तरह के जल में रहने वाला जीव रहते हैं। तो इसके सतह पर, यहाँ पर मान लो कोई मछली है और एक मछली यहाँ पर है, इस मछली का नाम ए रख दो, इस मछली का नाम बी रख दो, तो ए के ऊपर ज़्यादा पानी है कि नहीं है? तो ए मछली ए जो बिल्कुल सतह पर है, इस पर बहुत, इसके ऊपर ऊंचाई तक ज़्यादा पानी है, तो इस पर ज़्यादा पानी का प्रेशर है रहेगा। अब बी देखो सतह से ऊपर है, तो इसके ऊपर में जितना ही पानी है उसी पानी का दबाव प्रेशर रहेगा। वायुमंडलीय वाटर का हवा का प्रेशर होगा। नहीं, एक उसके ये हम दूसरी बात बतला रहे हैं। प्रेशर तो बहुत कुछ न क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। कोई थका हारा आदमी आता है, शाम में सो जाता है, देह हाथ में इसको पूरे बदन में दर्द करता है, तो किसी को कहता है सेवा करो। एक 20 किलो वजन का एक लड़का उसके सर से लेकर के तलवा तक पैर से घूमता है, तो इसके ऊपर में 20 किलोग्राम का एक लड़का है। अब फिर मान लो 20 किलोग्राम के बदला 50 किलोग्राम का आदमी इसको सेवा कर रहा है, तो कौन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा? 50 किलोग्राम वाला। ये तो सामान्य बात है सोचने के लिए। तो जल का उदाहरण दे रहे हैं। देखो प्रेशर तो बहुत कुछ न क्रिएट करता है। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोगों का द्रव्यमान मास अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो हम लोग अलग अलग मास होने के कारण, द्रव्यमान होने के कारण सब अलग अलग दबाव प्रेशर सतह पर पैदा कर रहे हैं। तो सेम कहानी जल में रहने वाले जीव पर होती है। जो जीव सबसे नीचे पेंदी के पास रहता है या थोड़ा ऊपर रहता है, कुछ और ऊपर रहता है, तो जो जितना ऊपर रहेगा उस पर उतना कम प्रेशर पड़ेगा पानी का। तो वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये बदलता रहता है। ऊंचाई जब ये बढ़ेगा तो दाब घटेगा। एक पर्वत पर, माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ोगे तो पता चलेगा वहाँ वायु का प्रेशर इतना कम है जो नाक से ब्लड आ जाता है। अब क्यों आता है? तो हमारे बॉडी के भीतर ब्लड का प्रेशर है, पूरे शरीर में खून दौड़ता है ना ब्लड, और बाहर में भी वायु का प्रेशर हम लोगों पर है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। जब हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे पर्वत पर, तो शरीर के भीतर का ब्लड का प्रेशर तो वहीं रहेगा, अब बाहर का प्रेशर कम होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का ब्लड जो है नाक के द्वारा, कान के द्वारा निकलने लगता है। तो ये सब अलग टॉपिक है। फिलहाल वायुमंडल में वायु का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। अब इसी में बाद में बतलाएंगे। गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है। और जैसे हम लोग इंडिया के वासी हैं, अभी अगस्त है ना, हम लोगों को गर्मी पड़ रही है, यानी भारत में वायुमंडल गर्म है। और वहीं अभी जाओगे दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया में अभी जाड़ा पड़ रहा होगा, तो ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। तो गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में वायुमंडल का प्रेशर ज़्यादा होगा, इंडिया में भी कम है। दूसरी बात, आंधी तूफान जो आती रहती है ना, आंधी जब आती है, हवा क्यों बहती है? हवा, ये सब हालांकि ज्योग्राफी का है, लेकिन संक्षेप में जान लो। अब मान लो ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ की हवा जो है, यहाँ की हवा गर्म हो कर के ऊपर उठ रही है। हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी।
तो यहाँ का जगह खाली होगा, यानी मान लो 1 लाख टन हवा यहाँ पर है, तो 1 लाख टन में 30 लाख टन हवा गर्म होकर के ऊपर उठ गई। ये बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। इधर की हवा उतनी गर्म नहीं हुई, कम ऊपर उठी। तो यहाँ पर लो प्रेशर, L से लो और P से प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, चूँकि गर्म हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। अब इस क्षेत्र की हवा गर्म हो रही है, लेकिन धीमा गति से गर्म हो रही है। तो यहाँ 1 घंटा में मान लो 30 लाख टन हवा ऊपर उठ गई है, यहाँ 1 घंटा में 10 लाख टन हवा ऊपर उठी। तो यहाँ हवा की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब तो यहाँ पर HP यानी हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर, फलस्वरूप यहाँ से हवा इधर की ओर बहने लगेगी। लो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसके बगल में कहीं हाई प्रेशर है, तो जितना लो प्रेशर रहेगा हवा उतनी तेज़ी से आएगी। तो वायुमंडल में किस पे रहेगा? उतना जगह में रहेगा। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, निम्न दबाव, उच्च दबाव। जैसे हवा बहती ही क्यों है? हवा इसलिए बहती है, ये टॉपिक है ज्योग्राफी का, लेकिन तो पर भी देखो, जैसे मान करके चलो ये इंडिया है, समझ गया? हम इंडिया का नक्शा नहीं बनाने जा रहे हैं, कल्पना करो ऐसे यहाँ पर ये बिहार है, बी से बिहार, यहाँ पर राजस्थान का थार मरुस्थल है, समझ गया? ये हो गया मरुस्थल, थार मरुस्थल इंडिया में है। हाँ, डेजर्ट में बालू ही बालू रहता है। तो तुम लोग को बतला दे, जो सामान, जो वस्तु जितना जल्दी गर्म होगा वह उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है, समझा? जो जितना देर से गर्म होगा ठंडा भी उतना ही देर से होगा। तो बालू पंकीली मिट्टी के तुलना में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ से हवा ऊपर की ओर उठने लगती है। तो यहाँ पर निम्न दबाव बनेगा ना। इधर मान लो उच्च दबाव का क्षेत्र है, हवा ज़्यादा है, तो हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बढ़ेगी। नियम ही है, पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो हवा का प्रेशर, यानी जहाँ पर जितना अधिक होगा वहाँ पर उच्च दाब उतना ही अधिक होगा। और कहीं मान लो 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ रही है, 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के बाहर हवा कम गर्म है और कम गर्म होने के कारण धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। लेकिन 100 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र में हवा तेज़ी से गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, तो निम्न दाब और उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा का प्रवाह होगा और आंधी आएगी, तूफान आएगा। तो वायुमंडल में ये नहीं सोचना पृथ्वी के चारों ओर एक ही तरह का प्रेशर है, वायुमंडल का एक ही तरह का दबाव है। कहीं पर ठंड, ये जाड़ा ऋतु है, कहीं पर गर्मी ऋतु है, कहीं पर बर्फीला इलाका है, तो सब जगह का वायुमंडलीय प्रेशर अलग अलग होता है। तो मूल टॉपिक पर आओ, वायुमंडलीय दाब क्या है? तो वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जो पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। समझ गया? एक विशेष बात बतला दे जो इसमें नहीं दिया हुआ है। अब देखो, ये एक घर है, ध्यान से सुनो, ये घटना बराबर होती रहती है। इस घर में कोई खिड़की, मान लो चलो खिड़की भी है, तो खिड़की खुली हुई है। इस घर में जो हवा है तो खिड़की को बंद कर दो, ठीक है? तो पूरा रूम पैक हो गया।
ऊपर में ये चादरा है, एस्बेस्टस नहीं होता है, चादरा भी होता है, बहुत आदमी चादरा से घर छाड़ देता है, ऊपर वाला भाग को ढक देता है। जब आंधी आएगी, आंधी जब आती है तो हवा की गति बहुत तेज रहती है। तो इतना ही जान लो, आंधी आने पर वायु का दाब घट जाता है। आंधी तो गतिशील होता है, जैसे ऐसे कल्पना करो, दौड़ोगे तो पल पल आगे की ओर आदमी बढ़ता है। अब कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, इस सतह पर एक आदमी बिल्कुल खड़ा है, ये तो एक ही जगह पर ये लगातार प्रेशर दे रहा है, दाब बना रहा है। एक दूसरा आदमी दौड़ रहा है, ये 1 घंटा यहाँ खड़ा रहेगा, 1 आवर, एच से आवर, तो 1 घंटा इस जगह पर इस जगह को दाब रहा है, यानी दबाव इसका बना हुआ है। कोई आदमी जो है दौड़ रहा है, अभी यहाँ है, फिर 1 सेकंड के बाद आगे गया, फिर 1 सेकंड के बाद आगे गया, तो यहाँ पर कम दाब क्रिएट किया, फिर यहाँ का दाब खाली हो गया, फिर यहाँ गया तो यहाँ क्रिएट किया। यानी गति में जब हवा होती है ना तो प्रेशर घट जाता है। तो आंधी जब आती है तो आंधी में तो हवा अत्यधिक गतिशील होती है, और यहाँ घर के भीतर का प्रेशर फिक्स है। जो जितना प्रेशर मान लो, इसमें 100 पास्कल का प्रेशर है, पीए से पास्कल। प्रेशर को हम लोग पास्कल के द्वारा पास्कल में मापते हैं। घर के भीतर आंधी आ गई तो बाहर में तुमको ये आंधी जो आ गई तो इसके घर के ऊपर 50 पास्कल है मात्र प्रेशर, वायु का प्रेशर। क्योंकि हवा तेज गति से आगे की ओर बढ़ रही है तो घर के भीतर में उच्च दबाव बना, और घर के ऊपर में जो है बहुत कम दबाव है घर के तुलना में, तो यहाँ उच्च दबाव बना, ऊपर में निम्न दबाव है। तो ऐसी स्थिति में भीतर का वायु इस छप्पर को उड़ा देगा। खाली जगह में जैसे एक बैलून में तू हवा भरो मुंह से, या साइकिल का ट्यूब कैसे बरस्ट करता है, हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है ना, तो साइकिल का ये ट्यूब बरस्ट कर जाता है। तो उसी तरह ये जो बरस्ट करेगा ये है दीवाल, ये दीवाल है, कमज़ोर पोर्शन ऊपर वाला है। घर के भीतर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, ऊपर में आंधी के चलते कम प्रेशर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भीतर की हवा निकलना चाहेगी तो दीवार को तोड़ पाना मुश्किल है। तो कमज़ोर पॉइंट तो ये चादरा है, नहीं है, इस चादरे को लेकर के उड़ा देगा। अंदर वाला, अरे ऊपर में नहीं, चादरा से रहता है, नीचे से जो भीतर में जो हवा है इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर में आंधी के चलते ऊपर में प्रेशर ही कम है, पल पल हवा ऊपर से भाग रही है, कम प्रेशर है। तो कम प्रेशर है तो ये दबाव जो है प्रेशर के चलते हवा कहाँ जाएगी, दीवार को तो नहीं तोड़ पाएगी। और ये चादरा जो है ऊपर से टीन का चादरा ये कमज़ोर है दीवार की तुलना में, तो ये चादरा को नहीं उड़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में जिस घर में चादरा हो, एस्बेस्टस हो, इससे हल्का होता है चादरा, एल्युमिनियम का रहता है शायद। तो काम क्या करना है, खिड़की जो लगी हुई है इसको तू खोल दो। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आंधी वाली हवा इस भीतर में जाएगी या बाहर चली जाएगी, यानी उतना ही प्रेशर भीतर में रहेगा जितना बाहर में है। क्योंकि खिड़की खुली हुई है, हवा अधिक होने के चलते भाग जाएगी। जैसे कुकर क्यों सीटी देता है, क्योंकि कुकर के भीतर इतना ज़्यादा जल का वाष्प हो जाता है, अब इसको भीतर में और पल पल जो वाष्प बन रहा है उतना जगह ही नहीं है, जिसके चलते ये जो है मतलब सीटी की व्यवस्था रहती है ना ऊपर में, तो अतिरिक्त भाप निकलने के लिए ये भाप सीटी को ही ऊपर उठा देता है। उस समय तक भाप निकलता रहता है जब तक भीतर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सामान्य नहीं हो जाए। तो चलो मुख्य रूप से वायुमंडल में वायु का प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर कहलाता है, सिंपल सी बात है।
इसको समझ गया? ठीक है, अब आओ नॉर्मल प्रेशर। लास्ट टॉपिक है नॉर्मल प्रेशर किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल भाग है मालूम है तुम लोगों को? कितना? 71। पृथ्वी के क्षेत्रफल पर 71% भाग जल ही जल है, जिसे हम लोग समुद्र कहते हैं। समझा? नदी नहीं कहते हैं। नदी तो अलग है। समुद्र की परिभाषा क्या है? पृथ्वी का वह निम्न भाग जो हमेशा जल से ढका रहता है। पृथ्वी का वह निम्न भाग जो हमेशा जल से ढका रहता है, इसे समुद्र कहते हैं। और ऐसा पृथ्वी का ऐसा भाग पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% है, 71% है। 29% पर ही स्थल भाग है। इसको ऐसे समझो, पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को 100 एकड़ में बांट दो, बड़का बड़का एकड़ होगा। वो नहीं जो 1 एकड़ बराबर इतना होता है, ये वाला नहीं। पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को 100 भाग में बांट दो, और प्रत्येक भाग को अगर मान लो हम लोग एकड़ ही बोले, यानी पृथ्वी के क्षेत्रफल को 100 एकड़ में बांट दो, तो 71 एकड़ में जल है, और 29 एकड़ में 71, और 29 यानी 29 एकड़ में स्थल भाग है। इसी 29 एकड़ में स्थल भाग में क्या क्या है? मैदानी भाग भी है जहाँ पर मनुष्य रहता है, पहाड़ भी है, नदी भी है, झील है, जंगल है। समझा? तो समुद्र, खैर चलो इधर देखो, नॉर्मल प्रेशर किसे कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो इसे सामान्य दाब नॉर्मल प्रेशर कहा जाता है। 2 ATM 2 एटमॉस्फेयर होगा तब नहीं। समुद्र के सतह पर जब वायुमंडलीय दाब 1 ATM याद रह जाएगा ना, एटमॉस्फेयर। हाँ, 1 एटमॉस्फेयर होता है समुद्र के सतह पर जब वायुमंडलीय दाब, तो ऐसे दाब को, ऐसे प्रेशर को हम लोग नॉर्मल प्रेशर कहेंगे। और 1 ATM बराबर बोल दिया है कितना होगा? हाँ, समुद्र के सतह पर 71। हाँ, वायुमंडल ये स्थल भाग में भी जब, तो नॉर्मल प्रेशर नहीं है। जैसे हम लोग के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसके शरीर का सामान्य, मतलब मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब उसको स्वस्थ माना जाएगा। अगर इससे कम है तो पर भी अस्वस्थ हो, इससे ज़्यादा है तब कहेगा बुखार लग गया। तो हर एक कुछ का नॉर्मल, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, तो इसी तरह नॉर्मल प्रेशर किसको कहेंगे? तो समुद्र के सतह पर जब वायुमंडल का प्रेशर 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो ऐसे प्रेशर को हम लोग नॉर्मल प्रेशर कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये नॉर्मल नहीं है, कुछ विशेष बात होने वाली है। विशेष बात क्या होने वाली है? तो ज्योग्राफी में बतलाएंगे। स्थल समीर, जल समीर, समुद्री इलाका में तुमको प्रेशर ज़्यादा हो गया, नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा, स्थल भाग में कम है, तो हवा समुद्र के सतह पर वायु का प्रेशर बढ़ गया, और स्थल भाग में कम है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का प्रवाह होगा। समुद्र से स्थल भाग, हाँ, स्थल भाग की ओर आंधी आएगी, तो आंधी आएगी ना, हवा तेज गति से चलेगी। तो अब समुद्र के किनारे पर विश्व में बहुत सारा शहर है। इंडिया में जैसे बम्बई सब में क्या होता है?
है तो ज्योग्राफी का मैटर, लेकिन सुनते जाओ तो बहुत बात को समझ जाओगे। समुद्र के किनारे पर जितना भी शहर है, जैसे ज्योग्राफी में तुम लोगों को बतलाएंगे, साल भर में बम्बई ले लो, इसके बाद कलकत्ता भी है, बम्बई कलकत्ता में एक कंबल से काम चलेगा, तो हम लोगों को बिहार में 2 कंबल चाहिए ठंडा से बचने के लिए। जबकि हम लोग मतलब बिहार भी इंडिया में है, बम्बई भी इंडिया में है। चूँकि बम्बई समुद्र के किनारे पर स्थित है, तो समुद्र के सतह पर हमेशा वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण होता है तो समुद्र के सतह से बम्बई की ओर आने वाली हवा थोड़ी ठंडी होगी गर्मी के टाइम में, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। जाड़े के टाइम में एक्चुअली समुद्र का पानी जो है ना, पूरे संपूर्ण जाड़ा में गर्म होता रहता है। जाड़े में 6 महीना गर्म होता रहता है, और गर्मी में ये तुमको गर्मी को छोड़ता रहता है गर्मी ऋतु में। तो बम्बई का जलवायु समशीतोष्ण होता है, न तो वहाँ बम्बई क्या समुद्र के किनारे स्थित जो भी शहर है वहाँ न तो ज़्यादा ठंडा पड़ता है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये सब ज्योग्राफी में बतलाएंगे। तो नॉर्मल प्रेशर के बारे में तो लोग समझ गया, तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो। अब आगे में टॉपिक है ताप और ऊष्मा के मात्रक, नेक्स्ट पार्ट में।